हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा आपको आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। भारतीय संविधान में भी मैं आपको आज मूल कर्तव्य से इस टॉपिक को शुरुआत करूंगा। देखिए, मूल कर्तव्य क्या है। ये संविधान द्वारा अपन को प्रदत्त किए गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व, जैसे मौलिक अधिकार, वैसे ही मूल कर्तव्य हमें प्रदान किए गए हैं। यह गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है? अगर आप इसका पालन करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ना कोई आपके ऊपर कोई केस करेगा। ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है कि जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए इनका आप पालन करें या नहीं करें। अब मैंने आपको बोला गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या है, किस भाषा के हैं ये? तो गैर फारसी भाषा का है, अन्यायोचित एक संस्कृत भाषा का है, न्याय प्लस उचित। अब कहे जाए, आप सोचो कि मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे? तो देखो, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसको जोड़ा गया था। वैसे तो इन्होंने सिर्फ 8 की बात करी थी कि 8 ही मूल कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, फिर उसके बाद 11 मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। वैसे मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, मतलब जैसे देखा जाए तो रूस को देख के लिए गए। ठीक है, और 4A में ये शामिल किए गए। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। राज्य के निदेशक तत्व सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक है। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, 11 मूल कर्तव्य कभी कभी तो क्या है, इनकी संख्या दे के भी पूछ लेते हैं। मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है, छठे नंबर का मूल कर्तव्य कौन सा है, वैसे ऐसे पूछ लिया जाता है। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए और गैर न्यायोचित है। तो सबसे पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। अब देखो, इसमें लिख रखा है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। इसमें राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है घुमा के कि इसमें राष्ट्रीय गीत का भी उल्लेख है, तो राष्ट्रीय गीत का इसमें उल्लेख नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का ही उल्लेख है। अब आदर्शों कैसे? आदर्शों का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, यह आदर्शों का उल्लेख किया गया है। संस्था कौन सी? जैसे अपनी संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति, इनका आदर करें और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। अब स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का मतलब क्या है? उच्च आदर्शों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे नारे दिए जाते हैं ना, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जो ऐसे नारे दिए गए हैं उनका आदर करें। ठीक है, उनका पालन करें और उनको हृदय में संजोए रखें, क्योंकि इन्हीं नारों की वजह से और बहुत तरह के, मतलब अपन ने बहुत मेहनत करी, बहुत बलिदान दिया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उसके बाद इस संविधान को तैयार किया गया, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद।
तो बहुत मुश्किल से मतलब अपन को स्वतंत्रता मिली है। तो उन्होंने जो नारे लगाए इस चीज़ के, ये उनकी बात कर रहा है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उनको अक्षुण्ण रखे। इसका मतलब यह है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करें। ठीक है। मतलब देश का हम टुकड़े ना होने दें या विभाजन नहीं होने दें, हिसाब से बता रहा है। हालांकि एक कथन है, अंबेडकर ने एक बात बोली थी, अंबेडकर जी ने, कि संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता। क्या? संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही है तो। जैसे अगर कोई गलत संविधान बना दिया गया है, तो अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर अच्छे हुए, उनकी नीयत अच्छी हुई, उनके विचार अच्छे हुए, उनके कार्य अच्छे हुए, तो वो इस खराब संविधान को भी अच्छी तरह से पालना करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और अगर संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग खराब है, गलत है, ठीक है, तो फिर वो कितना अच्छा संविधान हो, वो चल नहीं सकता। ठीक है। अपना संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसमें यह है कि कभी देश पे कोई विपत्ति आ जाए तो उस देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब क्या समझे आप इससे समझे कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना पैदा हो। मतलब किसी भी तरीके से धर्म के नाम से, भाषा के नाम से या किसी जाति के नाम से कोई भेदभाव नहीं हो, वर्ग आधारित कोई भेदभाव नहीं हो, सब समान तरीके से और बहुत अच्छे और भाईचारे से रहे। मतलब आपस में बैरफुट ऐसे कुछ नहीं हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये बहुत अच्छी बात करी है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसको मैं देखो बताता हूँ कि आजकल अपन देख रहे हैं कि स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था में कमी है? नहीं, कानून व्यवस्था में कमी नहीं है, ये हमारी मानसिकता में कमी है। ठीक है। ये मानसिकता में ऐसे कमी है कि हम स्त्रियों को बहुत निम्न दर्जे का समझते हैं। ऐसा सोचते हैं कि बस ये घर में रहने लायक है, इनके साथ कितना कुछ गलत कर लो, कितने इनके साथ अन्याय कर लो, ये इनको सहन कर लेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा देनी चाहिए। मतलब स्त्रियों के सम्मान के लिए ये बताया गया। फिर आएगा छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे जो भी पुराने, जो आज से 70 साल, मतलब आप क्या सोच रहे हो 70 साल से पहले नहीं, ये 2500 साल पहले, 2000 साल पहले जो हमारे महान पतंजलि, चाणक्य, महर्षि गौतम ये रहे हैं, इन्होंने महर्षि वेद व्यास की रचना करी, वाल्मीकि ग्रंथ की जो रचना हुई है, तो इन सभी का और इन सभी की हमें संस्कृति का पालन करना चाहिए, इनके हमको महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि इतने विद्वानों ने ऐसे ऐसे मतलब ग्रंथों की रचना करी है, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए तथा इनका पालन करना चाहिए और इनकी संस्कृति को हमें समझना चाहिए। ये छठा मूल कर्तव्य है। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करे, संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, इस सृष्टि पे सबसे अच्छी और सबसे कीमती चीज़ अगर भगवान ने कोई बनाया है तो देखो इंसानों को बनाया है। इंसान ही है जिसके हाथ में सब कुछ है। मतलब
उसमें बहुत दिमाग है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जो बेचारे अपने जीव जंतु जो प्राणी हैं, ठीक है, ये बेचारे जो हमारे जो जैसे प्राकृतिक संसाधन झील नदी है, ये सभी का संरक्षण अपन ही कर सकते हैं। हम ये नहीं कि हम पेड़ काटे, वन जीव जानवरों को मारे करे, उनका दुरुपयोग करे, ठीक है, उनका शिकार करे, ये हमारे ह्यूमन नेचर में नहीं आता, ठीक है। तो ये बात बताई गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। हमें प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के ऊपर दया भाव रखना चाहिए, ठीक है। उनको सताना नहीं चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। आपको पता है कई तरह के राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने इसका एक्ट लाई हुई है ताकि इनके वध पे, इनके शिकार पे रोक लगाई जाए। अब आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है कि हम अंधविश्वास पर विश्वास ना करें। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं तो कोई बिल्ली निकल गई तो कहते हैं यार अब अपना काम नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। जैसे आज भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल में नहीं दिखा के उसको बाबा हो जाओ के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक अंधविश्वास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और ये मूल करते हुए कहना चाहता है कि अंधविश्वास पे ना जाए, ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, एक तर्क रखे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो जिस जगह जो इलाज होगा वो वहीं काम आएगा, अन्यथा और कहीं नहीं। मतलब ये है कि अंधविश्वास ना करे, टोटल मिला के बात ये कहना चाह रहा है। मानववाद का मतलब ये है कि देखो, मानववाद का तो मैं एक ही मतलब बताऊंगा आपको, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ईश्वर को अगर पाना है ना तो मानव सेवा ही सबसे बड़ी है। ये मैं मानववाद के लिए बात करूंगा। मानववाद का मतलब यही है, अज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकास करे। इसमें ज्ञान को अर्जन करने के लिए मतलब आगे से आगे अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहे तथा उसमें जो कमी आ जाए तो उसका सुधार करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जैसे अपनी सार्वजनिक संपत्ति है सरकार की, जैसे अपने कोई विद्रोह हो जाता है, हिंसा हो जाती है, अपन देखते हैं कई जगह ये मामले आते हैं कि बस जला दी और ट्रेनें जला दी। मतलब ये जो संपत्ति है ना, जिनको ये जला रहे हैं कर रहे हैं, ये संपत्तियाँ मान लो अपने दिए गए टैक्स से बनाई हुई संपत्ति है, ये अपनी संपत्ति है। ये सोच रहे हैं सरकार का नुकसान हो रहा है, सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसमें अपना खुद का नुकसान है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, इनको नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब यही है कि इंसान को हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। हमेशा आगे से आगे सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने स्तर पर मेहनत करते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त कर सके सामूहिक गतिविधि से। इसका मतलब यह है कि अपने देश का जो विकास होएगा वो सामूहिक रूप से होएगा। व्यक्तिगत रूप से तो अपन अपना विकास करते ही हैं, लेकिन अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसका और विकास करने के लिए हम सबकी एकजुट की ज़रूरत है, जो हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, विकास करने के लिए बात कर रहा है, उसका एक तरीके से उसका विकास करने की ही बात कर रहा है एक तरीके से। फिर उसके बाद आएगा 11वां मूल कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान हेतु 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में बिल्कुल नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा
11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और ये रूस से लिया गया है। ये अवाध्य योग्य है, गैर न्यायोचित है। इसका मतलब यह है कि आप इसकी पालना करें या ना करें, आपके ऊपर इसका कोई दंड नहीं लगेगा, आपके उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर अपन इस देश में हैं और ये संविधान अपने लिए है और बहुत लोगों ने अपनी शहादत देकर, स्वतंत्रता सेनानियों ने, आपने पढ़ा होगा कितनी मेहनत करके अपने देश को आज़ाद कराया ब्रिटिश राज से। तो जो इतनी मेहनत करके जो अपना संविधान तैयार हुआ है, अपन आज़ाद हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो 11 मूल कर्तव्य है, कोई इनका पालन करना कोई गलत नहीं है। ये अपना संविधान ये अपन से अपेक्षा रखता है कि अपन इनका पालन करें। अब देखिए, कई तो मतलब बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि यार क्या पता इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हमें याद हो या नहीं हो। तो देखो, उनके लिए मैं एक आसान कर देता हूँ एक काम। आप सिर्फ इतना याद रखना कि पहला जो मूल कर्तव्य है उसमें सिर्फ आपको इतना से याद रखना है कि आदर्श संस्था और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन करें। क्या? आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अब मैं आपको इसको ट्रिक से बताऊं, अगर आप सुनना चाहो तो। आपने देखा होगा आदर्श स्कूल नाम की, मतलब कई स्कूल है आदर्श नाम से। तो आदर्श स्कूल में क्या होता है? आदर्श स्कूल एक संस्था के रूप में काम करती है। तो आदर्श संस्था ये हो गया। और फिर अपन गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे अपन राष्ट्र ध्वज भी उस पर लटका, मतलब फहराते हैं। तो वो राष्ट्र ध्वज हो गया और फिर राष्ट्रीय गान गाते हैं। तो क्या क्या हो गया? आदर्श स्कूल वो एक संस्था के रूप में कार्य करती है और राष्ट्र ध्वज पढ़ाते हैं अपन और राष्ट्रीय गान गाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन को सिर्फ इतना ऐसे याद रखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। इसका मतलब ये तो है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसमें जो उन्होंने नारे दिए थे, एक तरीके से जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे कुछ नारे दिए थे, तो वो अपने हृदय में संजोए रखें। ठीक है। दूसरे में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। तीसरे में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। क्या क्या? संप्रभुता, एकता और अखंडता। अब इसको कैसे याद करोगे कि प्रभु हमें एक रखो और हमें अलग मत होने दो। क्या? प्रभु, संप्रभु से प्रभु, एकता से एक होने दो, अखंडता से मतलब हमें तोड़ो मत। तो प्रभु हमें एक रहने दो, हमें खंडित मत करो। ये तीसरा हो गया, ऐसे याद कर लेना। चौथा आप ये याद रखना कि देश अगर आपको कभी बुलाए तो राष्ट्र की सेवा करें। तो ये कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। ये तो शायद आप आराम से याद रख लोगे। वो क्या है? शब्दों में दिक्कत आती है। पांचवें में क्या है? पांचवें में दिक्कत यह है कि धर्म, भाषा, प्रदेश और स्त्रियों का सम्मान करें। ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखोगे कि मान लो अगर किसी स्त्री को कोई आदमी छेड़ता है तो वो क्या करती है? उसका मुक्का देती है। और मुक्के मतलब हाथ में कितनी अंगुलियां होती है, मतलब अंगूठे मिला के 5। तो 5 से याद रखना है, 5वें मूल कर्तव्य में। छठे में सामाजिक संस्कृति, बस इतना से याद रखो, संस्कृति याद रखो। छठे में सिर्फ कीवर्ड संस्कृति याद रखो। 7वें में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। 7वें में प्राकृतिक पर्यावरण। अब पर्यावरण में क्या क्या आता है? वन, झील, नदी, वन्य जीव सब आते हैं। ठीक है ना। तो इन सब से अपन को याद रखना है। अगर आप और भी अच्छी तरह से ट्रिकली देखना चाहो तो इसमें देखो, पै हो गया, यह हो गया, यह के आगे ए की मात्रा हो गई आ, कितने हो गए? 3, 4 व, 5वां र और छठा न, और री की मात्रा ऊपर लग रही है जो ये के ऊपर, वो कितने हो गए? 7। तो ये 7 शब्दों से कितने हो गए? 7वां मूल कर्तव्य। आप ऐसे याद रख लेना। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन के सुधार। आप इतना से याद रखना कि 8वें में वैज्ञानिक आएगा। 8वें में क्या आएगा? वैज्ञानिक। 90 में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 90 में कैसे याद करोगे कि नो, मतलब जैसे कोई किसी चीज़ की तोड़ा फाड़ी कर रहा है तो अपन क्या कहते हैं? नो, नेवर, मतलब इसको मत तोड़ो। तो नो से सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, इंसान से दूर रहे, मतलब नो, हम इसके साथ गलत नहीं करें, मतलब मना करेंगे। नो मतलब नहीं। 10वें में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए। अब आप ये से याद कर लो कि
जैसे आप किसी टेस्ट में बैठे हो और आपके 10 में से 10 नंबर आए, तो किसकी वजह से आए? अपने एक उत्कृष्ट संस्थान कोचिंग है जिसमें तुमने पढ़ा है और उसकी वजह से तुम्हारे 10 में से 10 नंबर आए। तो उत्कर्ष की ओर बढ़ो, किस में आएगा? 10वें में। और 11वें में ये याद रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किस में आएगा? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब आप सोचोगे यार 86वें संविधान संशोधन 2004 लिखा है तो 8 लिखा है, तो इसको कैसे याद रखोगे कि 2002 ही आएगा? तो ऐसे याद रखना कि 8 में से 6 गए तो कितने आएंगे? 2। कैसे भी काट लो 2 ही आएंगे। तो इसको ये ऐसे याद रखना कि 86वें संविधान संशोधन 2002, क्योंकि दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 2 आएंगे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 कैसे याद करोगे? 4 और 2 को जोड़ दो, कितने? 6। तो 1978 आएगा, 75 आएगा, कुछ भी आएगा, तो आप तो 4 + 2 को जोड़ देना 6। तो आप समझ जाना 1976 है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये लागू किया गया है। ठीक है, और भाग 4A में स्थापित किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 51A में एकमात्र एक अनुच्छेद है जिसके अंदर ये 11 मूल कर्तव्य समाहित है। ये ध्यान रखना, 11 मूल कर्तव्य इसमें एक अनुच्छेद में समाहित है। आप इसे मत सोचना कि ये कोई अनुच्छेद चलते जा रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, उसमें पूरा बताया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स, मैं ये मान सकता हूँ कि अब आपको ये याद हो चुके हैं। अब देखिए अगले वीडियो में आपको मूल अधिकार व नीति निर्देशित तत्व में दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये मैं बताऊँगा। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार। ओके, बाय।